हेलो दोस्तों, आज हम आए वतन मेरे वतन मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो उषा मेहता के त्याग और बलिदान की कहानी को दिखाती है, जिसे शायद कम ही लोग जानते होंगे। मूवी की शुरुआत 1930 में सूरत के एक स्कूल से होती है, जहां नन्ही उषा के अध्यापक महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहां ब्रिटिश सिपाही आ धमकते हैं और उस टीचर को मारने पीटने लगते हैं, जिनको बचाने के चक्कर में उषा को भी हल्की चोटें आ जाती हैं। आगे फिर जब उषा घर पहुंचती है तो उसके पिता, जो कि एक जज होते हैं, यह सब जानकर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उषा के पिता ब्रिटिश शासन का काफ़ी गुणगान करते थे, जबकि उषा बचपन से ही इनके खिलाफ थी। आगे सीन 1942 में बम्बई शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे प्रदर्शनकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। वहां उषा और उसके दोस्त कौशिक और फहाद भी पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात बलबीर सिंह से होती है और उसकी बातों से प्रभावित होकर उषा और उसके दोस्त कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके लिए काम करने लगते हैं। और फिर उनकी मुलाकात फिरदौस इंजीनियर से होती है, जहां उषा की नज़र फिरदौस के घर रखे रेडियो सिस्टम पर पड़ती है, जिसके बारे में फिरदौस बताता है कि इस रेडियो के द्वारा पूरे देश में किसी भी आवाज़ या सूचना को प्रसारित मतलब पॉडकास्ट किया जा सकता है, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है। उषा और उसके साथियों को फिरदौस के द्वारा ही राम मनोहर लोहिया उर्फ इमरान हाशमी के बारे में भी पता चलता है। दूसरी तरफ उषा के पिता को भनक लग जाती है कि उषा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन पिता के पूछने पर इस बात को नकारते हुए उषा उनकी झूठी कसम खा लेती है। आगे उषा और उसके दोस्तों को बम्बई में होने वाले महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में भाग लेने का अवसर मिलता है, जहां उषा ब्रह्मचर्य को अपना लेती है, परंतु इसके लिए उसका खास दोस्त कौशिक तैयार नहीं होता है, जिससे उषा और कौशिक के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। आगे सीन महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस आंदोलन का होता है, जिसमें उषा और उसके दोस्त भी भाग लेते हैं, लेकिन तभी वहां महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों को आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और कांग्रेस को उसी क्षण पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद उषा को यह बात समझ में आ जाती है कि आज़ादी कुछ लोगों के बस की बात नहीं है, इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। फिर उषा को फिरदौस के रेडियो की याद आती है, जिसे वो कैसे भी करके हासिल कर लेती है, लेकिन इसकी भनक एक पुलिस वाले को लग जाती है। अगले दिन फिरदौस एक सुरक्षित स्थान पर रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हुए पूरे सिस्टम को चालू कर देता है। शुरुआत में रात को 8:30 बजे पॉडकास्ट की शुरुआत वंदे मातरम गीत से होती है। धीरे धीरे उषा और उसके साथियों द्वारा पॉडकास्ट के माध्यम से भारत के लोगों को जागरूक और जोड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद राम मनोहर लोहिया को दिखाया जाता है, जो अपना काम बड़े ही ईमानदारी लेकिन चुपचाप तरीके से करते हैं। उन्हें भी यह उषा का पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस इलीगल फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के काम में लग जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। आगे उषा के पॉडकास्ट करने की खबर उसके पिता को लगती है, जिसका वे विरोध करने लगते हैं, लेकिन उषा रात में ही खिड़की तोड़कर घर से भाग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता उसकी आज़ादी की लड़ाई में बाधा बन रहे हैं। रात में उषा पॉडकास्ट का काम करती थी और दिन में क्रांतिकारियों से मिलने जाती थी, जहां पहली बार उसकी और उसके दोस्तों की मुलाकात राम मनोहर लोहिया से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचाकर पूरे देश को जोड़ना है। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पॉडकास्ट से परेशान होकर एक चालाक अफसर को इस काम पर लगाती है, जो अपना दिमाग चलाते हुए फिरदौस नाम के इंजीनियर के पीछे लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पॉडकास्ट की सेटिंग तो कोई इंजीनियर ही कर सकता है। जहां फिरदौस के घर पर फिरदौस को बचाने के चक्कर में बलबीर सिंह को गोली लग जाती है और वे वहीं प्राण त्याग देते हैं। जिसके बाद राम मनोहर लोहिया अपने साथियों से बलबीर की श्रद्धांजलि सभा में कहते हैं कि बलबीर का बलिदान हम ऐसे ही नहीं भूलेंगे। उनकी बातों से प्रभावित होकर उषा अपने कार्य को और तेज कर देती है और अब उषा राम मनोहर लोहिया की स्पीच को रिकॉर्ड करके उसको रेडियो पर चलाने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के सभी लोगों के अंदर आज़ादी के लिए जोश भरने लगा और वे धीरे धीरे एकजुट होने लगे थे, जिसे देखकर सभी को लग रहा था कि अब आज़ादी उनसे चंद कदम ही दूर है।
दूसरी तरफ वो अंग्रेज अधिकारी फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां ब्रिटिश सिपाहियों के कहने पर लगभग सभी लोग उस स्थान से भाग जाते हैं। लेकिन उषा का दोस्त कौशिक उषा का साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन उस बार उषा उस अफसर से बच जाती है। अब उन्हें पॉडकास्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन फिरदौस इंजीनियर को वो अंग्रेज ऑफिसर ट्रांसमीटर के साथ ही पकड़ लेता है, जिसके बाद उषा और राम मनोहर लोहिया की मुसीबत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपना अंतिम पॉडकास्ट हर हाल में करना था, जिसका मकसद लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए हरी झंडी देना था। चूँकि पॉडकास्ट करने में काफ़ी रिस्क था और कुछ मिनटों के अंदर ही पकड़े जाने की संभावना थी, लेकिन फिर भी उषा अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यह कार्य करती हैं और गिरफ्तार भी हो जाती हैं। लेकिन अंतिम पॉडकास्ट को सुनते ही लोग सड़क पर उतर जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। फिर भी अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार करते हुए उस विद्रोह को दबा देते हैं। दूसरी तरफ उषा और उसके दोस्त कौशिक को जेल में बहुत ही टार्चर किया जाता है कि वे कबूल कर लें कि इस विद्रोह के पीछे राम मनोहर लोहिया का हाथ है, लेकिन उषा उनके अत्याचार को सह लेती है, लेकिन उनका नाम नहीं लेती है और केवल जय हिंद ही कहती है, जिस कारण उषा को 4 वर्ष की सज़ा के लिए पुणे की यरवड़ा जेल में भेज दिया जाता है। आगे 4 साल बाद 1946 में उषा यरवड़ा जेल से रिहा होती है, जहां उसके पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है और रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 20,000 लोग उषा का स्वागत करते हैं। जिसके बाद भी उषा आज़ादी की लड़ाई को जारी रखती है। आगे 1998 में उषा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। सन 2000 में उनका निधन हो जाता है, लेकिन पूरे करियर के दौरान वो कभी भी सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हुई थी और मूवी एंड हो जाती है। धन्यवाद।